दोस्तों नमस्कार प्रणाम। मैं आनंद कुमार संस्कार कोचिंग यूट्यूब चैनल में एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज इस वीडियो में 2018 में पूछे गए ITI में जो सामान्य ज्ञान एवं विज्ञान के प्रश्न थे उसका दूसरा पार्ट मैं लेकर आया हूं। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं बगैर समय गवाए हम लोग। पहला क्वेश्चन है आपके पास, ध्यान देंगे आप। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सचिन तेंदुलकर ने निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में अपना 100वां इंटरनेशनल शतक लगाया था। भाई सचिन तेंदुलकर को कौन नहीं जानता है, याद रखिएगा इन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। पिछले वीडियो में मैंने भी इस बात को बताया है। आपके पास ऑप्शन है, वानखेड़े स्टेडियम वानखेड़े मुंबई में है, शेरे बांग्ला स्टेडियम बांग्लादेश, बाराबती या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा सचिन तेंदुलकर ने अपना जो 100वां शतक लगाया था वो शेरे बांग्ला स्टेडियम में लगाया था। कहाँ लगाया था? शेरे बांग्ला स्टेडियम में लगाया था। शेरे बांग्ला स्टेडियम बांग्लादेश में है और बांग्लादेश में ही 2012 में एशिया कप के दौरान बांग्लादेश के खिलाफ ही इन्होंने अपना 100वां शतक पूरा किया था। इस मैच में इन्होंने 114 रन बनाया था। कुछ इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी हैं, जैसे कि मैंने हर वीडियो में कुछ क्वेश्चंस के साथ डिटेल्स दिया है। सचिन की एक आत्मकथा है, इन्होंने आत्मकथा लिखी है प्लेइंग इट माई वे। यानी ये पूछा जाए आपसे क्वेश्चन कि सचिन की आत्मकथा कौन सी है, तो प्लेइंग इट माई वे, या फिर ऐसे हो सकता है कि प्लेइंग इट माई वे जो आत्मकथा है वो किसके द्वारा लिखी गई है, सचिन की आत्मकथा सचिन के द्वारा लिखी गई है। दूसरा पॉइंट्स में है 1989 में सचिन ने पहला ODI मैच पाक के खिलाफ खेला। ये आपसे पूछा जाए कि सचिन ने पहला ODI, अर्थात तो ODI का मतलब वनडे इंटरनेशनल, एक दिवसीय मैच, तो सचिन ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच किसके खिलाफ खेला था? पाक, अर्थात पाकिस्तान के खिलाफ। कब खेला था? 1989 में। अगला पॉइंट है, सचिन ने अपना पहला शतक 1992 में पर्थ में यानी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ठोका था। खेला था पहला मैच 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय, लेकिन पहला शतक कब लगाया? 1992 में। किस स्टेडियम में? पर्थ में। किसके खिलाफ? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। फिर है पॉइंट्स, थर्ड अंपायर के द्वारा आउट दिए जाने वाले पहले खिलाड़ी थे। यानी जब पहले कैमरा जो था इतना विकसित नहीं था तो थर्ड अंपायर की ज़रूरत नहीं होती थी, यानी थर्ड अंपायर डिसीजन नहीं देखते थे। लेकिन जब थर्ड अंपायर डिसीजन देखने लगे, कुछ क्रिकेट में गलतियां होने लगी, तो जब और टेक्निकल इश्यूज़ का वृद्धि हुआ, तो थर्ड अंपायर जब लागू किया गया तो थर्ड अंपायर के द्वारा पहले आउट दिए जाने वाले खिलाड़ी कौन थे? सचिन तेंदुलकर थे। फिर ODI में दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी थे। भाई वनडे इंटरनेशनल में तो बहुत सारे खिलाड़ियों ने शतक लगाया, लेकिन 200 रन अर्थात दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? सचिन तेंदुलकर थे। याद रखिएगा दोहरा शतक इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2009 में लगाया था। पूरे 200 रन इन्होंने बनाया था उस मैच में। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा पे आते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल का प्रथम शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ? ऑप्शन है आपके पास USA अर्थात अमेरिका, जर्मनी, जापान, स्विट्जरलैंड। तो याद रखिएगा USA क्योटो प्रोटोकॉल का प्रथम शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो जापान में हुआ था। कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था। डिटेल्स मैंने बताया है कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध प्रदूषण के कारण वायुमंडल में बढ़ते CO2 की सांद्रता को रोकना था। यानी जब 1997 के आसपास 90 के दशक के बाद दुनिया में बहुत प्रदूषण बढ़ गया, तो प्रदूषण को रोकने के लिए जापान के क्योटो शहर में कुछ देशों का प्रतिनिधित्व हुआ, जो क्योटो सम्मेलन यानी क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। इसमें यह कहा गया कि प्रदूषण के कारण CO2 गैस जब बढ़ रहा है तो वैश्विक तापमान में क्या हो रहा है? ये वृद्धि हो रही है, जिसे कम करने के लिए लोगों ने सहमति जताई। और यूरोप में यूरो 1, याद रखिएगा यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3, यूरो 4, इस तरह से क्या यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3 नाम से स्टेज शुरू किया गया, जो कि प्रदूषण को क्या करना था? जिसे कम करना था। और CO2 गैस को ही क्या कहा जाता है? वैश्विक तापमान में वृद्धि के लिए जिम्मेदार गैस है। साथ ही CO2 को ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। चलिए इसमें आगे पॉइंट है कि प्रथम क्योटो सम्मेलन का आयोजन 1997 हुआ था। जो जापान में क्योटो शिखर सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था? 1997 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? ऑप्शन आपके पास महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, गंगाधर तिलक, नन ऑफ दीज, अर्थात इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा गंगाधर तिलक अर्थात बाल गंगाधर
तिलक ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ मैंने बताया डिटेल्स में, करो या मारो का नारा महात्मा गांधी, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। करो या मारो महात्मा गांधी, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 4, विंबलडन निम्न में से किस खेल से संबंधित है? विंबलडन याद रखना लॉन टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? लॉन टेनिस से संबंधित है विंबलडन। क्वेश्चन नंबर 5, साई प्रनीत किस खेल से संबंधित है? तो साई प्रनीत किस खेल से संबंधित है? साई प्रनीत ना बैडमिंटन खेलते हैं। क्या खेलते हैं? बैडमिंटन खेलते हैं। कुछ और खिलाड़ी जिससे खेल संबंधित है मैंने दिया, साइना नेहवाल अगर पूछ दे तो बैडमिंटन, विजेंद्र कुमार सिंह मुक्केबाजी, सोमदेव देव बर्मन लॉन टेनिस, संदीप सिंह हॉकी। दोस्तों इनके अलावा बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कई खेल से संबंधित है, आप लोग इन्हें याद कर लेंगे ताकि कुछ बुक्स से भी, ताकि आपको आने वाले एग्जाम्स में आसानी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 21वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुआ था? गोल्ड कोस्ट, बर्मिंघम, लंदन, मेलबर्न। तो 21वां राष्ट्रमंडल खेल गोल्ड कोस्ट में संपन्न हुआ था। गोल्ड कोस्ट कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। अब बात रही राष्ट्रमंडल खेल में वैसे देश भाग लेते हैं जो राष्ट्रमंडल देश के तहत आते हैं। अब राष्ट्रमंडल देश क्या होता है? राष्ट्रमंडल देश के समूह में वैसे देश आते हैं जो कभी ना कभी इंग्लैंड अर्थात ब्रिटेन का उपनिवेश रहा हो किसी न किसी रूप में, अर्थात उसका गुलाम रहा हो किसी न किसी रूप में। 7वां क्वेश्चन है, शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए किस राज्य ने दुलारी कन्या योजना शुरू की है? यानी शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए कई राज्यों ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कौन सा दुलारी कन्या योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, यूपी, एमपी अर्थात उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो याद रखेंगे दुलारी कन्या योजना जो है अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए। इनके अलावा देखिए मैंने दो और दिया है यहाँ पे, मुख्यमंत्री राजश्री योजना, ये राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई है कन्या भ्रूण हत्या को कम करने के लिए। फिर है मुख्यमंत्री लाडली योजना, ये महिला लिंगानुपात को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है झारखंड सरकार द्वारा। किसके द्वारा? झारखंड सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? पेट्रोल की गुणवत्ता किससे व्यक्त की जाती है? स्वर्णांक, सीटेन संख्या, ऑक्टेन संख्या, अपस्फोटन। तो पेट्रोल की गुणवत्ता जो होती है ना ऑक्टेन संख्या से व्यक्त की जाती है। किससे व्यक्त की जाती है? ऑक्टेन संख्या से। 9वां क्वेश्चन नंबर है, पेट्रोलियम निम्न में किसका मिश्रण है? कार्बोहाइड्रेट का, हाइड्रोकार्बन, कार्बोनेट या फिर कार्बाइड। तो हम लोग को पता है पेट्रोलियम जो होता है ना उसमें वो कार्बन और हाइड्रोजन अर्थात हाइड्रोकार्बन के मिश्रण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है? बी सही है। पेट्रोलियम किसका मिश्रण होता है? हाइड्रोकार्बन का। अब पेट्रोलियम से संबंधित कुछ डिटेल्स हैं जो जनरली पूछ दिए जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे ये पूछ दिया जाता है कि पेट्रोलियम किस चट्टान से प्राप्त होता है? तो पेट्रोलियम अवसादी चट्टान से प्राप्त होता है। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पेट्रोलियम किस चट्टान से प्राप्त होता है? अवसादी चट्टान से प्राप्त होता है। फिर ये पूछेगा कि पेट्रोलियम के उत्पाद क्या क्या हैं? तो पेट्रोलियम का प्रमुख उत्पाद पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, कुछ मात्रा में सल्फर भी पाए जाते हैं तो इसके उत्पाद में सल्फर भी आते हैं, और गैसोलीन। अब गैसोलीन और पेट्रोल में कहीं कहीं कोई अंतर नहीं, गैसोलीन को ही पेट्रोल बोला जाता है, गैसोलीन को ही पेट्रोल बोला जाता है। तो इस तरह से पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, सल्फर ये सब किसके उत्पाद हैं? पेट्रोलियम के। फिर पेट्रोल एवं एल्कोहल के निश्चित अनुपात में मिश्रण को पावर एल्कोहल कहा जाता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि पावर एल्कोहल क्या है? तो पेट्रोल एवं एल्कोहल को जब निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? पावर एल्कोहल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में कौन सी गैस रंगीन होती है? आपके पास ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, क्लोरीन रंगीन हल्की पीली होती है। अब है क्लोरीन हैलोजन वर्ग में आता है, यानी हैलोजन आवर्त सारणी में हम लोग जाएंगे तो हैलोजन वर्ग 17 में है। हैलोजन का मतलब होता है हैलो और जेनस, हैलो और जेनस। हैलो का मतलब होता है लवण और जेनस का मतलब होता है बनाने वाला, अर्थात लवण बनाने वाले को हैलोजन कहा जाता है। अब वर्ग 17 में आता है हैलोजन। हैलोजन में कौन कौन तत्व आते हैं? तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक लिखा है वर्ग सारणी के अनुसार, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। तो इसमें है फिर अर्थात एफ यानी फ्लोरीन, कल यानी सी एल यानी क्लोरीन, बाहर यानी बी आर यानी ब्रोमीन, आई यानी आई आयोडीन, आंटी यानी ए टी यानी एस्टेटिन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन ये सब हैलोजन वर्ग के तहत आने वाले तत्व हैं जो लवण बनाते हैं।
फिर मैंने यहाँ बताया है कि जिनॉन को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। आपसे ये अगर ये पूछ दिया जाए कि स्ट्रेंजर गैस के नाम से किसे जाना जाता है, ये किस गैस को, तो जिनॉन गैस के नाम, जिनॉन को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है WWW। तो सबसे पहले ये जानो कि कभी कभी ये पूछ देता है कि WWW का पूरा नाम क्या होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसके आविष्कारक कौन थे? WWW के आविष्कारक कौन थे? टिम बर्नर्स थे, मार्टिन कूपर, मैक्सवेल फोबर्स। तो WWW के आविष्कारक थे टिम बर्नर्स ली। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। यहाँ मार्टिन कूपर मोबाइल के आविष्कारक थे। मोबाइल के आविष्कारक अगर आपसे पूछा जाए तो कौन थे? मार्टिन कूपर थे। क्वेश्चन नंबर 12 आता है जेबी डनलप ने किसका आविष्कार किया था? याद रखिएगा, जेबी डनलप एक पशु चिकित्सक थे, प्रसिद्ध पशु चिकित्सक थे, जिन्होंने रबर टायर का आविष्कार किया था। क्या किया था? रबर टायर का आविष्कार किया था। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। फिर आते हैं हवाई जहाज का आविष्कार राइट बंधु ने किया, टेलीफोन का ग्राहम बेल ने किया, रेडियो का जी मार्कोनी ने किया, टीवी का जेल बेयर्ड ने किया। दोस्तों आविष्कार एवं आविष्कारक आप लोग और बहुत सारे याद कर लेना, क्योंकि एक ही वीडियो में मैं जब सोल्यूशन दे रहा हूँ तो उतना सारा लंबा मैं नहीं दे सकता। यहाँ पे आप लोग याद कर लोगे, जैसे कि देख रहे हैं कि किस आधार पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास कि निम्न में किसके दैनिक तापमान में सर्वाधिक अंतर होता है? मरुस्थल, पर्वत, पठार, महासागर। तो मरुस्थल के दैनिक तापमान में ना बहुत अधिक अंतर होता है। मरुस्थल में दिन जो होती है ना बहुत अधिक गर्म होती है, रातें काफ़ी ठंड होती है, क्योंकि वहाँ रेत जो होती है ना, रेत जितनी जल्दी गर्म होती है ना, उतनी ही जल्दी क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। 14 है निम्न में कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? ब्रिक्स ब्राज़ील, रूस, आइसलैंड, चीन। ये जो ब्रिक्स है ना, वो अर्थव्यवस्था में उठते हुए देशों का एक समूह है। जो पहले ब्रिक था, क्या था? पहले ब्रिक था, अर्थात इसमें बी से ब्राज़ील, आर से रूस यानी रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, ये 4 देश थे। यहाँ पे ऑप्शन आपके पास है कि ब्राज़ील, रूस, आइसलैंड, चीन। तो यहाँ तो आइसलैंड कहीं मिलता भी नहीं है, तो ब्रिक्स का सदस्य कौन नहीं था? आइसलैंड नहीं था। अब ब्रिक्स का डिटेल्स लेते हैं। ब्रिक्स का शुरू में नाम क्या था? ब्रिक था, BRIC। लेकिन 2011 में जब साउथ अफ्रीका भी इसमें जुट गया, तो साउथ अफ्रीका से जुटने के बाद इसका नाम क्या हो गया? पूरा ब्रिक्स हो गया। अब देखते हैं ब्रिक्स के सदस्य ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका हैं। इसकी स्थापना 2006 ईस्वी में हुई थी। मुख्यालय शंघाई है। शंघाई कहाँ है? चीन में। इसकी राजधानी बीजिंग के आसपास है। तो अगर ये पूछा जाए ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? शंघाई में है। याद रखिएगा शंघाई से एक और क्वेश्चन कि शंघाई को चीन की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। जैसे भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है, वैसे ही चीन की आर्थिक राजधानी कौन सा है? शंघाई है। अब देखते हैं ब्रिक्स का प्रथम सम्मेलन 2009 में हुआ था। अगर ये पूछा जाए ब्रिक्स का प्रथम सम्मेलन कब हुआ? 2019 में हुआ था। 11वां सम्मेलन इस तरह से कितना? 2020 में। तो ये भी पूछ सकता है कि ब्रिक्स का 2020 में कौन सा सम्मेलन हुआ? तो 11वां सम्मेलन हुआ। यानी हर साल ब्रिक्स का सम्मेलन होता है इन 5 देशों का। भारत भी इसकी मेज़बानी कर चुका है 2012 और 2016 में। 2012 और 2016 में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन का मेज़बानी भारत कर चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन खाद्य सुरक्षा प्रणाली का एक घटक है? यानी खाद्य यानी भोजन को सुरक्षित करने का एक घटक कौन सा है? सुरक्षित भंडार, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मध्याह्न भोजन, उचित मूल्य की दुकानें। ये सब जो चीज़ें हैं ना, वो भोजन को सुरक्षित नहीं रख सकती, लेकिन जो सुरक्षित भंडार है ना, वो भोजन को सुरक्षित करने का एक क्या है? घटक है, तथ्य है, जहाँ भोजन को क्या किया जाता है? खाद्य पदार्थों को, खाने वाली चीज़ों को सुरक्षित रखा जाता है। जैसे कोल्ड स्टोरेज है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI, गोदाम्स वगैरह हैं जो भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। उत्प्रेषण आदेश या उत्प्रेषण से क्या अभिप्राय है? उत्प्रेषण आदेश या उत्प्रेषण से क्या अभिप्राय है? तो उत्प्रेषण या उत्प्रेषणादेश जो है वो न्यायिक शब्द है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को यानी किसी भी तथ्य को, फैक्ट को प्रमाणित करना या जानकारी देना। ये ऑप्शन नंबर कौन इसका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। 17 में है निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? याद रखिएगा, चीन के सामने लिखा है चीन की विशाल दीवार। चीन में तो चीन की विशाल दीवार है ही, सही है। भूटान पारो ताक्साट, ये भी सही है। नेपाल पशुपतिनाथ मंदिर, नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर है, ये भी सही है। श्रीलंका पद्मनाभ स्वामी मंदिर, तो याद रखिएगा श्रीलंका में पद्मनाभ स्वामी मंदिर नहीं है। तो आपको कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
डिटेल्स हम लोगों ने दिया है यहाँ पे। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में है। यानी पद्मनाभ स्वामी मंदिर पूछा जाए कि भारत में कहाँ है, तो केरल है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में है। अब यहाँ मैंने एक चीज़, चीन की दीवार आपको समझ में आ रही है, पशुपतिनाथ मंदिर भी समझ में आ रही है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर भी समझ रही है। पारो ताक्साड कुछ अजीबोगरीब शब्द है, ये क्या है? तो पारो ताक्साड पवित्र बौद्ध मठ है भूटान में। ये भूटान का एक पवित्र बौद्ध मठ है पारो ताक्साड, जो पारो घाटी में है। कहाँ है? पारो घाटी में है, और एक तीर्थ स्थल है वहाँ ये। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर 18 में कि निम्न में कौन एक विशिष्ट चित्रकार है। ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक विशिष्ट चित्रकार हैं। आपके पास ऑप्शन है उदय शंकर, सोनाल मानसिंह, अमृता शेरगिल, बाई कृष्णमूर्ति अर्थात यामिनी कृष्णमूर्ति। ये आपसे पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशिष्ट चित्रकार अमृता शेरगिल थी। कौन थी? अमृता शेरगिल। सोनाल मानसिंह थी जी ना, ओडिसी डांसर थी। सोनाल मानसिंह क्या थी? ओडिसी डांसर थी। याद रखिएगा, इन्हें 2-3 बार एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट के बाद इन्होंने अपना काम चालू रखा, बहुत बढ़िया डांस की। इससे रिलेटेड 9th क्लास का जो इंग्लिश बुक है NCERT का, उसमें फर्स्ट लेसन में ये बताया गया है कि 1975 में एक्सीडेंट के बाद किस तरह से रंग भवन में डांस की थी सोनाल मानसिंह, जब उनका पूरी तरह से जज्बात खोया हुआ था, रो गई थी स्टेज पे। ये कहानी 9th क्लास के इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर में दी गई है, आप लोग जरूर पढ़ लेना, पूरी तरह से समझ में आ जाएगा सोनाल मानसिंह के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवश्यक औसत कैलोरी कितनी है? कैलोरी जो है ना, ऊर्जा, खाद्य ऊर्जा का मात्रक है। तो ऑप्शन आपके पास 2100, 2200, 2300, 2400। तो भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र में ना आवश्यक औसत कैलोरी जो है ना, वो मानदंड रखा गया है 2400 कैलोरी। कितना रखा गया है? 2400 कैलोरी। तो कैलोरी जो है ना, खाद्य ऊर्जा का मात्रक है। खाद्य ऊर्जा का मात्रक क्या है? कैलोरी है। अब यहाँ मैंने डिटेल्स में दिया है कि 1971 ईस्वी गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए आय के स्थान पर रथ डांडेकर समिति द्वारा भोजन में कैलोरी खपत को आधार बनाया। यानी 1971 ईस्वी में रथ डांडेकर एक समिति बनाई गई, जो इसलिए बनाई गई थी कि गरीबी रेखा से नीचे कितने भारतीय लोग रह रहे हैं। तो पहले ये था ना कि आय के आधार पर लोग कितना कमा रहे हैं, जिसके आधार पे गरीब और अमीर को बांटा गया था। लेकिन रथ डांडेकर समिति ने ये बताया कि कितने लोगों को 2400 कैलोरी, जो कि निश्चित आहार में ज़रूरी है पौष्टिक आहार के लिए प्रतिदिन व्यक्ति को, वो कितने लोगों को मिल रहा है और किनको नहीं। तो जिन लोगों को इतनी कैलोरी नहीं मिल रही है, अर्थात भोजन नहीं मिल पा रही है, अर्थात नहीं जुटा पा रहे हैं भोजन, अर्थात वो गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो वैसे लोगों को गरीब की कैटेगरी में रखा गया। तो ये पूछा जाए कि गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए कैलोरी का जो मापदंड बनाया गया किस समिति द्वारा बनाया गया था? तो रथ डांडेकर समिति द्वारा। किस समिति द्वारा? रथ डांडेकर समिति द्वारा। कब बनाया गया था? तो 1971 में बनाया गया था। कब बनाया? 1971। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ दिया है मुत्तुस्वामी दीक्षितर, कर्नाटक संगीत। ये सही बात है, मुत्तुस्वामी जो दीक्षितर थे कर्नाटक संगीत के महान हस्ती थे। परवीन सुल्ताना गायिका थी, सही बात है। MS गोपाल कृष्णन वायलिन वादक, भी सही है। नंदलाल बोस बांसुरी। तो भैया नंदलाल बोस का बांसुरी से कोई रिलेशन नहीं है, अर्थात ये ऑप्शन नंबर क्या है? सही है कि सुमेलित नहीं है। यहाँ जो है ना, नंदलाल बोस का जो नाम आया है बांसुरी में, मैंने डिटेल्स में बता दिया है कि नंदलाल बोस आधुनिक भारत के महान चित्रकार थे। वो बांसुरी वादक नहीं थे, क्या थे? चित्रकार थे। फिर मैंने बताया है आगे डिटेल्स में कि पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत गायक थे, जिन्हें 2008 में भारत रत्न दिया गया। ये जो पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत, ये पूछ सकता है कि भीमसेन जोशी का संबंध किस क्षेत्र से? तो शास्त्रीय संगीत से। भीमसेन जोशी को कब भारत रत्न दिया गया? 2008 ईस्वी में। भारत रत्न जो है ना, भारत के नागरिक का सबसे बड़ा सम्मान है। अब ये पूछा जाए भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत रत्न दिया जाता है? तो अनुच्छेद 18 के तहत भारत रत्न दिया जाता है। फिर मैंने कुछ और दिया है, लता मंगेशकर, रविशंकर, पंडित जसराज, कौशिकी चक्रवर्ती, MS सुब्बुलक्ष्मी, छन्नूलाल मिश्र, गिरिजा देवी, ये सब जो थे ना, ये सब नाम जो मैंने लिखा दिया आपको, ये सब शास्त्रीय गीत से संबंधित थे, शास्त्रीय गायक थे ये सब। तो पूछा जा सकता है आपसे, जैसे कहीं उठा करके दे देगा कि गिरिजा देवी किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो शास्त्रीय संगीत गायक थे, याद रखिएगा। फिर है हरिप्रसाद चौरसिया एवं पन्नालाल घोष बांसुरी वादक थे। ये पूछा जा सकता है मिलान करके कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? तो बांसुरी वादक। पन्नालाल घोष का संबंध किससे है? तो बांसुरी वादक से संबंध है। किससे है? बांसुरी वादक से है। तो ये सब याद रखिएगा। जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तबला से। गिटार
से ब्रजभूषण काबरा का, यानी ब्रजभूषण काबरा का संबंध किससे है? गिटार से संबंधित है ये। तो याद रखिएगा ये सब क्वेश्चंस पूछा जाता है कि किस क्षेत्र से कौन से व्यक्ति संबंधित है, और आप लोग आगे भी क्वेश्चन देख लीजिएगा इससे संबंधित क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, खाली स्थान बक्र बाजार में, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। खाली स्थान दिया है, बक्र बाजार में सभी उपभोक्ताओं की मांग को वस्तु की कीमत के विभिन्न स्तरों पर समग्र दृष्टि से देखकर मांग को प्रदर्शित करता है। तो ये बाजार मांग है। यहाँ पर बाजार मांग जो होता है ना, बक्र बाजार में सभी उपभोक्ताओं की मांग को वस्तु की कीमत के विभिन्न स्तरों पर समग्र दृष्टि से देखकर मांग को प्रदर्शित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन, जिसको बोलता जाता है इंग्लिश में बोल सकते हैं जुडिशियल रिव्यू, का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए अर्थात अमेरिका, यूके अर्थात इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, आयरलैंड। तो ये जो है ना न्यायिक पुनरावलोकन जो है ना यूएसए से लिया गया है, अर्थात अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब इससे मैंने काफ़ी डिटेल्स चीज़ यहाँ पे आपको लिखा है, बताया है कि किस देश से क्या क्या लिया गया है हमारे संविधान में। तो देखिएगा, मौलिक अधिकार, याद रखिएगा मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, फिर क्या है राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, वित्तीय आपात, यूएसए से लिए गए हैं। अर्थात अमेरिका से कौन कौन सा लिया गया? पूछा जाए मौलिक अधिकार कहाँ से? अमेरिका से। संविधान की सर्वोच्चता यानी संविधान ही सर्वोच्च है, किससे? कहाँ के संविधान से? अमेरिका के। राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग तो अमेरिका से। वित्तीय आपात तो अमेरिका से। फिर मैंने बताया है कि एकल नागरिकता एवं संसदात्मक प्रणाली यूके से लिया गया है, यानी संसद सरकार करेगी। तो और एकल नागरिकता ये कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से, अर्थात यूके जिसको बोला जाता है यूनाइटेड किंगडम। फिर मैंने बताया नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं मनोनीत सदस्य आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से कौन कौन? नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं मनोनीत सदस्य, जो लोकसभा और राज्यसभा में, लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, राज्यसभा में 14, अगर संसद में पूछे जाए तो 12 और 2 14। ये सब किस देश के संविधान से? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। फिर आगे है, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया एवं संघात्मक विशेषता, कनाडा से। ये पूछा जाए संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया एवं संघात्मक विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, 17 दिसंबर 1927 को जॉन सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? याद रखिएगा भाई, जॉन सॉन्डर्स जो था ना, 13 अप्रैल 1919 की जो घटना हुई थी जालियांवाला बाग हत्याकांड, उसका प्रमुख दोषी था वो। तो इसकी हत्या किसके द्वारा की गई थी? भगत सिंह के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा। भगत सिंह भाई बहुत बड़े क्रांतिकारी थे भारत के। इनके दो कुछ पॉइंट्स है कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई। ये पूछा जाता है कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई? तो 23 मार्च 1931 को। मंगल पांडे का नाम आया ऑप्शन में, तो मंगल पांडे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान देने वाले प्रथम सेनानी थे, जो कि चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग के लिए 1857 ईस्वी में विरोध किया था अंग्रेजी सरकार का। तो और क्या बोला जाए उसको कि स्वतंत्रता का बिगुल फूका था इन्होंने, तो इनको सबसे पहले फांसी दी गई थी। तो क्वेश्चन ये बनता है कि स्वतंत्रता संग्राम में सबसे पहले बलिदान या देने वाले या सबसे पहले फांसी मिलने वाले वो जो व्यक्ति थे वो कौन थे? तो मंगल पांडे थे। कौन थे? मंगल पांडे थे। मंगल पांडे, तो मैंने एक वीडियो में भी बताया है कि ये मंगल पांडे जो थे ना, वो चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। उनको जानकारी हो गई थी कि कारतूस वाल चर्बी जो कारतूस है ना, उसमें गाय एवं सूअर का मांस से उसका कवर बनाया जाता है, जो कि हिंदू धर्म के खिलाफ था, हिंदू धर्म को भ्रष्ट करने वाला था। क्वेश्चन है फिर, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। ये पूछा जाए आपसे, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया था। मारो फिरंगी को नारा मंगल पांडे ने दिया था। मंगल पांडे ने किसका नारा, कौन सा नारा? मारो फिरंगी को। फिरंगी शब्द का इस्तेमाल अंग्रेजों के लिए किया गया है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में कौन मुगल शासक अशिक्षित था? शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, जहांगीर। तो ये जो अकबर था ना, बिल्कुल अशिक्षित था, लेकिन काफ़ी बुद्धिमान था भैया, याद रखना। आपको पता ही होगा अकबर और बीरबल की काफ़ी चतुराई भरी कहानियाँ आप लोगों ने सुनी भी होंगी। यहाँ है ना मुगल शासक की बात है, तो मुगल वंश की स्थापना बाबर ने 1526 ईस्वी में किया था। बाबर एक अफगान था जो 1526 ईस्वी में भारत आकर किस वंश की स्थापना की? मुगल वंश की। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मुगल वंश के संस्थापक बाबर, मुगल वंश की स्थापना कब हुई? 1526 ईस्वी में। फिर है ना, तोपखाना एवं तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग बाबर ने किया, यानी तोप से पहले लड़ाई नहीं होती थी, करीब आकर लड़ाई की जाती थी।
तो तोप का प्रयोग सबसे पहले युद्ध में किसने किया? बाबर ने किया। तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग बाबर ने किया। तुगलमा युद्ध नीति क्या थी? जिस रास्ते से घोड़े जाते थे ना विरोधी दल के, तो उसके नीचे जाल बिछा होता था। जब घोड़े दौड़ना शुरू करते थे, लोग जाल को घिसते थे और घोड़े पर घुड़सवार बैठा होता था, तो घोड़ा का पैर में जाल फंस जाता था और घोड़ा गिर जाता था, जिससे युद्ध सवार जो होते थे ना घुड़सवार, वो क्या होते थे? गिर जाते थे। फिर ना दीन इलाही धर्म अकबर ने चलाया था। अकबर ने एक धर्म चलाया था, दीन इलाही धर्म। दीन इलाही धर्म सभी धर्मों का एक समावेश था, जिसमें किसी को ये कोई ज़बरदस्ती नहीं थी रहने वाले लोगों को कि ये तुम्हें ये धर्म अपनाना ही है। और ये पूछा जाए कि दीन इलाही धर्म अपनाने वाला प्रथम हिंदू कौन था, तो वो बीरबल था। कौन था? बीरबल था। फिर ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया था। ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने बनाया था, बेगम मुमताज़ की याद में। न्याय की जंजीर जहांगीर ने बनवाया था। न्याय की जंजीर किसने? जहांगीर ने बनवाया था। अकबरनामा या आईने अकबर, ये किताब लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा। अकबरनामा या आईने अकबरी इसी को बोला जाता है। किसके द्वारा लिखा गया था? अबुल फजल के द्वारा। किस भाषा में? फारसी भाषा में। अकबरनामा या आईने अकबरी में अकबर की कहानी वर्णित की गई है, वो उसका शासनकाल, उसका लाइफ किस प्रकार का था। फिर है बाबरनामा, बाबर के द्वारा लिखा गया। बाबरनामा किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। हुमायूंनामा, इसमें हुमायूं की कहानी है। हुमायूंनामा 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसके एक भाग में बाबर की वर्णन किया गया है, क्योंकि बाबर का ये बेटा था हुमायूं, और दूसरे भाग में हुमायूंनामा, हुमायूं का वर्णन है। तो हुमायूंनामा को जो लेखक थी वो गुलबदन बेगम थी। हुमायूंनामा का रचना भी किसमें हुआ है? तुर्की भाषा में। गुलबदन बेगम जो थी ना, बाबर की बेटी और हुमायूं की सौतेली बहन थी। हुमायूं की सौतेली बहन थी गुलबदन बेगम। फिर है ना ग्लूकोज यानी C6H12O6 किसका एक प्रकार है? ग्लूकोज तो हम लोग को पता है कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का ये शर्करा है, तो ऑप्शन है पेंटोज शर्करा। हम लोगों ने केमिस्ट्री में जाना है, मोनो मतलब 1, डाई 2, ट्राई 3, टेट्रा 4, पेंटा 5, हेक्सा 6। तो ये सब जो डाई, ट्राई और पेंटा, हेक्सा आता है ना, कार्बन संख्या के लिए आता है। तो इसमें ग्लूकोज में कार्बन संख्या कितनी है? 6 है, यानी कि हेक्सा। क्या है? हेक्सा। तो पेंटोज शर्करा यानी कार्बन संख्या 5 होनी चाहिए, नहीं, कार्बन संख्या 6 है भैया। हेक्सोज शर्करा, हेक्सोज यानी हेक्सा किसके लिए आता है? 6 के लिए, यानी कार्बन संख्या इसमें है भी कि 6 है, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ट्रेटोस नहीं होगा, यानी 4 होना चाहिए था। डाइओस यानी 2 होना चाहिए था कार्बन, तो ऐसा नहीं है, 6 है, तो हेक्सोज शर्करा। तो मैंने 25 क्वेश्चन इस वीडियो में भी कर दिया दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करना, और मैं दुआ करता हूँ आप लोगों के लिए कि आने वाले 2020 में ITI में आप लोग सफल हों, आपका लाइफ बढ़िया हो। धन्यवाद।